मन का बोझ। तुम कब तक यूं अकेली रहोगी? लोग उससे जब तक यह सवाल कर लेते हैं और वह मुस्कुराकर कह देती है, आप सबके साथ में अकेली कैसे हो सकती हो। उसकी शांत आंखों के पीछे हलचल होनी बंद हो चुकी है। बहुत बोलने वाली वह लड़की अब सबके बीच चुप रहकर सबको सुनती है, जैसे किसी अहम जवाब का इंतजार हो उसे। सुधा ने दुनिया देखी थी। उसकी अनुभवी आंखें समझ रही थी कि कुछ तो हुआ है जिसने इस चंचल गुड़िया को संजीदा कर दिया है। लेकिन क्या? सुधा ने संध्या से पूछा। संध्या, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? प्यार भरे स्वर में उन्होंने पूछा। जरूर आंटी, यह भी कोई पूछने की बात है। मुस्कुराती हुई संध्या ने खिसक कर बेंच पर उनके बैठने के लिए जगह बना दी। कैसी हो? क्या चल रहा है आजकल? सुधा ने बात शुरू करते हुए पूछा। बस आंटी, वही रूटीन, कॉलेज की पढ़ाई, संध्या ने जवाब दिया। आप सुनाइए। बस बेटा, सब बढ़िया है। आजकल कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ। चश्मे को नाक पर सही करते हुए सुधा ने कहा। अरे वाह, क्या सीख रही है इन दिनों? संध्या ने कृत्रिम उत्साह दिखाते हुए कहा, जिसे सुधा समझकर भी अनदेखा कर गई। बस यही कि उन अपनों को कैसे अपना बनाया जाए जो मुझे अपना कहते तो हैं पर अपना समझते नहीं। सुधा ने लंबी सांस भरी और चश्मा ऊपर बालों में टिकाते हुए संध्या की आंखों में आंखें डालकर अपनत्व भरे लहजे से कहा। सुधा की बात सुनकर संध्या की नजरें भी सुधा के चेहरे पर पड़ गई। भावुक नजरों से वह उनकी तरफ देखने लगी, जैसे वह कुछ समझने की भरपूर कोशिश कर रही हो। उसका गला भर आया। कुछ हिचकिचाते हुए रूधे स्वर में वह बोली, नहीं आंटी जी, जैसा आप समझ रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है। बस बस मैं अपना दुख बताकर किसी और को दुखी करना नहीं चाहती। सुधा ने कहा। बेटा, क्या मैं समझती नहीं हूँ? पति के निधन के बाद यूं अकेले जिंदगी काटना आसान नहीं होता। जब तुम्हारे पति के रोड एक्सीडेंट की खबर सुनी, मन दहल गया था। 2 दिन तक गले के नीचे एक कौर तक ना उतरा था मेरे, और संदीप ने तो अपने आप को कमरे में ही बंद कर लिया था। बड़ी मुश्किल से उसने स्वयं को संभाला है। संध्या अब चिंतित होकर बस सुधा की बातें सुन रही थी। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। यह क्या कह रही है आंटी जी? ऐसा क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। संदीप का यूं कमरे के अंदर खुद को बंद कर लेना। आंटी जी प्लीज खुलकर बताइए, आखिर आप क्या कहना चाहती हैं? उन्हें बीच में टोकते हुए विस्फारित नज़रों से संध्या ने पूछा। बेटी, लखनऊ से ट्रांसफ़र लेकर जब हम दोबारा इस शहर में आए तो तुम्हारे बारे में हमें सब पता चला। जब तुम्हारे घर गई तो पता चला तुम यहाँ हो, इसलिए तुमसे मिलने यहीं चली आई। सुधा ने हौले से संध्या का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोलना जारी रखा। बेटी, संदीप तुम्हें बहुत चाहता है। उसने कई बार तुमसे अपने दिल की बात बतानी चाहिए, पर तुम तो जानती ही हो कि वह कितना शर्मीला है। कभी किसी लड़की से बात नहीं करता। तुम जब भी कभी निम्मी के साथ घर आती थी, वह किचन में मेरी मदद करने के लिए दौड़ आता था और तुम्हें देखने के बहाने मेज पर नाश्ता भी खुद ही लगाता था। वह मन ही मन तुम्हें चाहने लगा था। बेटी, तुम्हारा नाम सुनते ही उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल सुर्ख हो जाया करता। मैंने उसके मन को भांप लिया था, इसलिए जब उससे तुम्हारे बारे में बात की तो उसने मुझे अपने दिल की बात कह दी। बेटा, किसी अच्छे मौके पर तुमसे इस विषय पर बात करके हम तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने की सोच रहे थे, लेकिन शायद ईश्वर की कुछ और ही इच्छा थी। तुम्हारी शादी तय हो गई। एक और सुधा बोले जा रही थी। दूसरी ओर संध्या की आंखों से भर-भर आंसू बह रहे थे। वह न जाने क्या सोच रही थी। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटी। उसकी पसंद तुम हो। कहो, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? बोलो बेटा, क्या मेरे संदीप से शादी करोगी? संध्या का गला रुद्ध था। अश्रु पलकों का दायरा तोड़ चुके थे। आंटी जी, जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ, मेरा और उसका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था।
वह बहुत गुस्से में घर से निकला था। उसका एक्सीडेंट उसका मेरी वजह से। संध्या के मन पर एक भार सा था। वह अपने पति के एक्सीडेंट का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। नहीं नहीं बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम नहीं हो। अपने मन से यह बोझ उतार दो। संध्या बेटा, जीवन और मृत्यु उस ऊपर वाले के हाथ में है। वह सबको गिनकर सांसें देता है और सांसें पूरी हो जाने के बाद वह उन्हें अपनी शरण में ले लेता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यह सब किस्मत का खेल है बेटा। संध्या वहीं बैठ गई और काफी देर तक जमीन में अपना सिर गड़ाए रोती रही। सुधा चाहती थी कि संध्या आज भी जी भरकर रो ले ताकि उसका दर्द पिघल कर पूरी तरह से बह जाए। इसलिए उसने भी उसे रोने से नहीं रोका। रो ले बेटा, आज जी भर कर रो ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी होने वाली बहू की आंखें दोबारा कभी नम हो। माँ सिसकते हुए संध्या सुधा से लिपट गई। शायद संध्या के मन का बोझ अब उतर चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी मेरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और ऐसे ही आपके लिए नई-नई वीडियो लेकर आती रहूँगी। जय हिंद, जय भारत।